रेलवे सामान्य विज्ञान SPD पेज नंबर 39 और 40। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। दूध से क्रीम हटाने पर उसका घनत्व बढ़ता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सापेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अति सूक्ष्म मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वर्नियर कैलिपर का अति सूक्ष्म माप के लिए किसका प्रयोग किया जाए? तो अति सूक्ष्म माप के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अति सूक्ष्म माप के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अति सूक्ष्म मापन के लिए वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तेज जल के तल पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों पर अधिकतम होती है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक 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 है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत सौर ऊर्जा है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत सौर ऊर्जा है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत सौर ऊर्जा है। पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का चरम स्रोत सौर ऊर्जा है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा समानांतर और अनुप्रस्थ मतलब लंबवत। अनुप्रस्थ मतलब लंबवत यानी कि टेढ़ी मेढ़ी। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है
क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। ध्वनि वायु में तीव्र गति से चलती है क्योंकि आर्द्रता उच्च होता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन 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 है। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस मायोपिया। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस मायोपिया और उत्तल दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया। देखो, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस मायोपिया। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस मायोपिया। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस हाइपरमेट्रोपिया। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा का। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं वे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा।
नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो सोनार। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र सोनार है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र सोनार है। सेकेंड के लोलक के काल अवधि होती है 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक के काला अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड। सेकेंडी लोलक की काल अवधि 2 सेकेंड होती है। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। 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 किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को कौन प्रदर्शित करता है? तो परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। शीशे के संचायक वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। शुष्क सेल का एनोड बना होता है जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का एनोड जस्ता का बना होता है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। कोल गैस मिश्रण होता है तो कोल गैस H2 यानी कि हाइड्रोजन CH4 यानी मीथेन प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। कोल गैस H2 यानी कि हाइड्रोजन CH4 यानी मीथेन CH4 मीथेन तथा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग होता है। कोल गैस किसका किसका मिश्रण होता है? तो कोल गैस हाइड्रोजन यानी कि H2 CH4 यानी मीथेन तथा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? तो कोल गैस H2 यानी हाइड्रोजन तथा CH4 यानी मीथेन तथा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग मिश्रण होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन। सभी तेल किस
कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। बेमेसर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में किया जाता है? बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में किया जाता है। कहता बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो बेसेमर कन्वर्टर का प्रयोग कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? तो कास्ट आयरन से स्टील प्राप्त करने में होता है। मोह मापनी का उपयोग होता है खनिज की कठोरता मापने में। खनिज की कठोरता मापने में मोह मापनी का उपयोग होता है। मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में होता है। मोह मापनी का उपयोग खनिज की कठोरता मापने में होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड्स ने किया था। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डोबेरिनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, मेंडलीफ को जो बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर सजाया था, और मोसले बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड्स ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड्स ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण न्यूलैंड्स ने किया था। सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। निलंबन कण का आकार कितना होता है? निलंबन कण का आकार 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है। निलंबन कण का आकार 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बराबर होता है। निलंबन कण का आकार 10⁻² और 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का सबसे अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन प्रोटीन का सबसे अधिक अनिवार्य घटक है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? डीएनए केंद्रक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन सा है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव कौन सा है? कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव सेलुलोज है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाती है? तो गुणसूत्र। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ गुणसूत्र कहलाती है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ गुणसूत्र कहलाती है। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? टॉन्सिल में। हमारे शरीर के टॉन्सिल अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। टॉन्सिल में एंटीबॉडी बनते हैं। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर के टॉन्सिल अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। हमारे शरीर के टॉन्सिल अंग में एंटीबॉडी बनते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेलुलोज की। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा एवं सेल्यूलोज की बनी होती है।
प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? तो कैरियोकाइनेसिस। 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 केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। 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 विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है क्या कहते हैं? तो जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है क्या कहलाती है? तो जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। जीरोंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो एमाइलेज एंजाइम उत्तरदायी है। पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पैपिलरी पेशियाँ स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? पैपिलरी पेशियाँ स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? पैपिलरी पेशियाँ स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। पैपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? पैपिलरी पेशियाँ स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। पेज नंबर 40। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो 24 से 72 घंटे। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? 48 से 72 घंटा। मनुष्य की शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो 48 से 72 घंटे। मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? तो मनुष्य के शुक्राणु की आयु 48 से 72 घंटे होती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मीबोमियन। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मीबोमियन ग्रंथियाँ। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती है। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? पलकों के किनारे मीबोमियन ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रासिका में। ग्रासिका। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रासिका में। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रासिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन है। वसा का इमल्सिफिकेशन। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन है। वसा का इमल्सिफिकेशन। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन है। वसा का इमल्सिफिकेशन है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य वसा का इमल्सिफिकेशन है। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? रुधिर संयोजी ऊतक है। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर संयोजी ऊतक है। रुधिर संयोजी ऊतक है। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर संयोजी ऊतक है। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर संयोजी ऊतक है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन था? साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन था। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अमाशय की दीवार
से कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय की दीवार से गैस्ट्रीन नामक एंजाइम निकलता है। गैस्ट्रीन नामक एंजाइम निकलता है। अमाशय के दीवार से कौन एंजाइम निकलता है? अमाशय के दीवार से गैस्ट्रीन नामक एंजाइम निकलता है। गैस्ट्रीन नामक एंजाइम निकलता है अमाशय की दीवार से। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? अमाशय की दीवार से गैस्ट्रीन नामक एंजाइम निकलता है। अमाशय की दीवार से गैस्ट्रीन नामक एंजाइम निकलता है। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉन रे ने। जॉन रे। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? तो कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? तो ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज किसने की थी? जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने की थी। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने की थी। जीवाणुओं में रूपांतरण की खोज ग्रिफिथ ने की थी। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा। प्राकृतिक चयन द्वारा। प्राकृतिक चयन द्वारा। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा का प्रचलन अंग कुटपात है। कुटपात है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा का प्रचलन अंग कुटपात है। अमीबा का प्रचलन अंग कुटपात है। सांप का जहर प्रोटीन है। सांप का जहर क्या है? सांप के जहर प्रोटीन है। सांप का जहर प्रोटीन है। सांप का जहर प्रोटीन है। सांप का जहर प्रोटीन है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्बियन काल में हुई थी। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑर्थोपोडा। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑर्थोपोडा। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? ऑर्थोपोडा। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ऑर्थोपोडा। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? तो कछुआ की। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? सबसे अधिक आयु कछुआ की होती है। सबसे अधिक आयु कछुआ की होती है। एमिनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो स्टैनले मिलर ने। अमीनो अम्ल को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो स्टैनले मिलर ने। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो स्टैनले मिलर ने। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? तो स्टैनले मिलर ने। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? स्टैनले मिलर ने। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम स्टैनले मिलर ने संश्लेषित किया। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसका अध्ययन है? तो विषों के अध्ययन।
टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी विषों का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी विषों के अध्ययन से संबंधित है। पक्षियों में प्रायः एक ही होता है अंडाशय, पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है, पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है, पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र अमीबा में नहीं होता है। किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो अमीबा जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। तो मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। और पीसीकल्चर में मछली पालन होता है। पीसीकल्चर मछली पालन और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी यकृत यानी लीवर में यूरिया बनाते हैं। कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? कॉकरोच के लार्वा को निम्फ कहते हैं। 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 कान का पर्दा जिस जीव में नहीं होता है वह जीव कौन सा है? तो सांप। सांप में कान का पर्दा नहीं होता है। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तो सांप में कान का पर्दा सांप जीव में नहीं होता है। तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है? तोता का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। तोता का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। तोता का अनुमानित जीवन काल 20 दिन होता है। तोता का अनुमानित जीवन काल 20 दिन होता है, 20 वर्ष होता है, 20 वर्ष होता है। तोता का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। तोता का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। तोता का अनुमानित जीवन काल 20 वर्ष होता है। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? रुधिर का नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। रुधिर का नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। रुधिर का नाड़ी दर किससे मापी जाती है? रुधिर का नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो बैंक्रियल धमनी, बैंक्रियल धमनी, बैंक्रियल धमनी, बैंक्रियल धमनी। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो बैंक्रियल धमनी से। बैंक्रियल धमनी से। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? मनुष्य के रक्तचाप को बैंक्रियल धमनी से मापा जाता है। मनुष्य के रक्तचाप को बैंक्रियल धमनी से मापा जाता है। यदि मनुष्य के शरीर का वृक्क यानी गुर्दा कार्य करना बंद कर दे तो किसे विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? यूरिया में। यदि मनुष्य की शरीर का वृक्क यानी कि किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसमें किस विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी? तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचयन होता है? तो यकृत में। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में होता है। शरीर के किस अंग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में होता है। संचय के शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में। शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का संचय होता है? तो यकृत में। रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या 33 है। मनुष्य में कशेरुकों की कुल संख्या 30 होती है। पसलियों की संख्या 12 जोड़े 24 को 24 को। मनुष्य में कशेरुकों की संख्या कुल संख्या
33 को होती है। मनुष्य के रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। मनुष्य के हृदय में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। एमाइलेज है एमाइलेज मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एंजाइम मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। दालचीनी पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो रक्त दाब नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि करता है। मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया। मनुष्य के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकमात्र प्राप्त किया जाता है? छाल से। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकमात्र की जाती है? तो छाल से की जाती है। और हींग मिलता है। हींग पौधा की जड़ों से और लवंग पुष्पकली से चाय या कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो सेल्ब्यूमिन। मूत्र का असामान्य घटक सेल्ब्यूमिन है। मूत्र का समान घटक क्या है? मूत्र का समान घटक सेल्ब्यूमिन। मूत्र का समान घटक सेल्ब्यूमिन। मूत्र का असमान घटक मूत्र का असमान घटक कौन सा है? तो मूत्र का असमान घटक सेल्ब्यूमिन है। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंडे के विकास को पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंडे के विकास को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के अंडे के विकास को पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो कटने या घाव लगने पर रक्त को जमने यानी खून का थक्का बनाने में सहायक करता है थ्रोम्बोसाइट यानी ब्लड प्लेटलेट्स। कटने या घाव लगने पर रक्त को जमाने यानी खून का थक्का बनने में सहायता करता है। तो थ्रोम्बोसाइट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। एंजाइम में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम में प्रोटीन भाग को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एंजाइम कहते हैं। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम में स्थित होता है। मस्तिष्क का केंद्र सेरेब्रम यानी कि बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम में स्थित होता है। बुद्धि का केंद्र मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम में स्थित होता है। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रीनलिन। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन एड्रीनलिन। आपातकालीन हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की
कमी के कारण होता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी करता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी कारण होता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी कारण होता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी कारण होता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। पेलाग्रा नामक रोग नियासिन की कमी के कारण होता है। पंपास नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पंपास नामक रोग में लार ग्रंथियां स्रावित होती है। पंपास नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पंपास नामक रोग में शरीर के लार ग्रंथियां प्रभावित होता है। पंपास नामक रोग में शरीर की कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पंपास नामक रोग में शरीर की लार ग्रंथियां प्रभावित होती है। गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया। गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया। गोल कृमि यानी कि निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो फाइलेरिया रोग है। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस। लॉक्ड जॉ विकृति, लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस, 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 टिटनस। लॉक्ड जॉ विकृति, लॉक्ड जॉ विकृति, लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस का। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस का। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस का। लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो टिटनस का। दूसरा नाम है लॉक्ड जॉ विकृति। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर, ल्यूकेमिया, 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 ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकेमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकेमिया है। वर्णधाता वाले रोगी को लाल रंग दिखाई देगा हरा। वर्णधाता वाले रोगी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? वर्णधाता वाले रोगी को लाल रंग हरा दिखाई देगा। वर्णधाता वाले रोगी को लाल रंग हरा दिखाई देगा। वर्णधाता वाले रोगी को लाल रंग हरा दिखाई देगा। वर्णधाता वाले रोगी को लाल रंग हरा दिखाई देगा। चेचक होने का कारण क्या है? बैरियोला वायरस। चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस है। चेचक होने का कारण बैरियोला वायरस है। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो लोहा। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो जुकाम। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। वायरल संक्रमण, वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग जुकाम है।